फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आप सभी को आज के हम सीरीज में सीधी बात नो बकवास पे चर्चा करेंगे और जितने भी इसमें सवाल कराए जा रहे हैं उन सभी सवाल प्रीवियस ईयर पर आधारित है। ये खासकर सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस जैसे परीक्षाओं के लिए, या फिर जिस जिस एग्जाम में जीके जीएस का सवाल बनता है उन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इस चैनल पे जाइएगा तो फिर वीडियो सेक्शन में जाइएगा और वीडियो सेक्शन में पार्ट वाइज, सेट वाइज जो है ना प्लेलिस्ट बना हुआ है जो सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होगा। कि जैसे में बिहार एसएससी के लिए 20 सेट दिया गया है, बिहार पुलिस के लिए 30 सेट दिया जा चुका है और अभी बिहार पुलिस के लिए ये सीरीज चल ही रहा है लगातार। और ये जो है सभी क्वेश्चन जो इसमें जो इस चैनल पे जो भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित रहता है। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए हम एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए आपकी सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। आपका सबसे पहला सवाल स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो देखिए सरदार सरोवर परियोजना जो है ये गुजरात राज्य में, कहां पे है? गुजरात में है। उससे पहले ये समझिए सरदार सरोवर परियोजना या फिर सरदार सरोवर बांध परियोजना पूछ देता है। तो सरदार सरोवर परियोजना के ही बांध है, यहाँ पे बांध मिसप्रिंटिंग हो गया है। तो सरदार सरोवर बांध परियोजना जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है और ये नर्मदा नदी के तट, किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। कौन सा नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और साथ में सरदार सरोवर परियोजना जो है ये भारत का दूसरा यानी सेकेंड लार्जेस्ट बांध है, यानी भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध, दूसरा सबसे बड़ा बांध है। क्या है? बांध है। तो पूछेगा सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा ये बांध है, दूसरा सबसे बड़ा बांध है। कौन? सरदार सरोवर बांध। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? ये भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? लंबा पूछेगा तब लंबा पूछेगा। अब बड़ा पूछेगा तब भाखड़ा नांगल, लंबा पूछेगा तो हीराकुंड बांध है। अब बड़ा में हो जाएगा टिहरी बांध। तो भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी। कौन नदी? महानदी पर है। कहां पे है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए सेकंड नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड नंबर सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सेकेंड नंबर सवाल का आता है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो करो या मरो का नारा गांधी जी 8 अगस्त, कब? 8 अगस्त 1942 को देते हैं। कहां से देते हैं? तब मुंबई से देते हैं। उसमें तब बॉम्बे नाम था। तब मुंबई में कांग्रेस की अध्यक्षता होती है, उसी अध्यक्षता में गांधी जी 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा देते हैं। और ये जो करो या मरो का जो ये नारा था यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। तो करो या मरो नारा किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। करो या मरो नारा कब दिया गया गांधी जी के द्वारा? तो 8 अगस्त 1942 को दिया गया। कहां से दिया गया? तब बॉम्बे से दिया गया। गांधी जी का जन्म कब होता है? तो 2 अक्टूबर 1869 को। गांधी जी का मृत्यु कब होता है? तो 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को महज 78 वर्ष की उम्र में, महज ना कह सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा एज भी हो गया था, 78 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं और इस दिन को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो राजघाट है। कौन सा घाट? राजघाट है। गांधी जी का समाधि स्थल का नाम राजघाट है। चलिए तीसरा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर सवाल का आता है कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है सुपीरियर झील। कौन सा झील है?
सुपीरियर झील, सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील है। ये विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है, कौन? सुपीरियर झील। लेकिन आपको पूछ देगा कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तब बुलर झील है। कौन झील है? बुलर झील है। कहां पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। साथ में विश्व का गहरा झील, गहरा गहरा झील कहां का? विश्व में। तो विश्व का सबसे गहरा झील है बैकाल झील। कौन सा झील? बैकाल झील, जो कि रूस में पड़ता है। उसके बाद पूछ देगा कि भारत का सबसे अधिक लवणता वाली झील, लवणता वाली झील, तो ये हो जाएगा सांबर झील। कौन झील? सांबर झील, जो कि कहां पड़ता है? राजस्थान में। भारत विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील सुपीरियर झील, विश्व में सबसे गहरी झील बैकाल झील, भारत की सबसे मीठे पानी का झील बुलर झील, और भारत की सबसे लवणता वाली झील सांबर झील है। चलिए चौथा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कहता है कि कांग्रेस का लखनऊ समझौता कब होता है? तो कांग्रेस का लखनऊ समझौता, कांग्रेस का लखनऊ समझौता 1916 में होता है। कब होता है? 1916 में होता है। और अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजमूदार, अंबिका चरण मजमूदार। तो कांग्रेस का लखनऊ समझौता 1916 में किया जाता है, करते हैं अंबिका चरण मजमूदार इसकी अध्यक्षता। और इसी में गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग एक मंच पर आई थी तीनों। तो गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक मंच पर आई थी। कांग्रेस के लखनऊ समझौता 1916 में होता है, अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजमूदार। लेकिन गरम दल और नरम दल दो भाग में कब बना था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में ये दो भाग में बट चुका था, गरम दल और नरम दल। लेकिन ये फिर दोनों का ये यहाँ पे ब्रेकअप हुआ था, फिर ये दोनों मिल जाता, कैचअप हो जाता है 1916 में। ठीक है, इसके अगर हम आगे देखें तो यहीं पे लखनऊ अधिवेशन में ही गांधी जी से मुलाकात करते हैं राजकुमार शुक्ला। कौन? राजकुमार शुक्ल। और गांधी जी को प्रेरित करते हैं चंपारण आने के लिए कि नील के खेती पर वो इसका विरोध कर सके। तो चलिए फिर गांधी जी हम ये चंपारण सत्याग्रह कब करते हैं? तो 1917 में। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। यहाँ पे 3 कठिया प्रणाली को समाप्त किया करते हैं, कौन? गांधी जी के सहयोग से किया जाता है। 5वां नंबर सवाल क्या आपका बन जाता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? एक सेकेंड, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था हमारे उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू के द्वारा। पीएम कौन थे? पीटी नेहरू के द्वारा। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया जाता है। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष या फिर योजना आयोग डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करता है? तो उस समय के जो भी पीएम होते हैं उस समय के। अभी योजना आयोग किसको रिपोर्ट करता होगा? तो अभी भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनको रिपोर्ट करता है। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को होता है, उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। योजना आयोग का अध्यक्ष जो भी उस समय का प्रेजेंट के पीएम है वो होते हैं। साथ में योजना आयोग के ही जगह, मतलब योजना आयोग के नाम बदलकर कौन सा आयोग लाया गया? तो योजना आयोग के जगह लाया गया है अब नीति आयोग। कौन आयोग? नीति आयोग। कौन आयोग? नीति आयोग। और नीति आयोग कब लाया गया? तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। तो योजना आयोग कब आया? 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग इसी के जगह पे कब आया? 1 जनवरी 2015 को। क्योंकि ये सवाल पूछा है सर, यही कारण हमको बताना पड़ा। चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। 6ठा नंबर सवाल क्या आपका बन जाता है, देखिएगा। 6ठा नंबर आपका सवाल का था कि कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है, कपास को बोलते हैं इंग्लिश में कॉटन। क्या बोलते हैं? कॉटन। हिंदिया वाला तो समझ ही जाता है, इंग्लिश वाला की दिक्कत होता है। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है, तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी।
काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा भी कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं। और काली मिट्टी का भारत में सबसे ज्यादा विस्तार, अगर भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई मृदा है दूसरा नंबर पर तो वो है काली मृदा। पहला पे कौन सा है? पहला पे है जलोढ़ मृदा। दूसरा पे अगर भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है तो वो है काली मृदा। और इसे स्वतः जुताई मृदा कहते हैं, स्वतः जुताई मृदा, स्वतः जुताई मृदा। और इसमें इसकी वजह से इसमें क्या होता है? दरार पड़ जाता है, दरार वाली इसे मृदा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो है अपने आप स्वतः जुताई इसलिए कहते हैं क्योंकि एक टाइम इसमें ऐसा आता है कि अपने आप ही दरार पैदा कर देता अपने ही जमीन में, अपने ही मृदा। साथ में इसको रेगुर मृदा कहते हैं, सपाट में इसे कपासी मृदा भी कहते हैं, कपासी मृदा, कपासी मृदा। ये भारत के खासकर महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में पाया जाता है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में खासकर ये मृदा पाई जाती है। जो कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है काली मृदा, इसी का नाम है रेगुर मृदा। इसी को कहते हैं स्वतः जुताई वाली मृदा, इसी को कहते हैं दरारी मृदा, इसी को कहते हैं कपासी मृदा। ये कहाँ पे पाई जाती है भारत में? तो खासकर महाराष्ट्र में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल क्या बन जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किनका है? तो सबसे पहले ये समझिए, अभिलेख का जो अध्ययन करता है उसको कहते हैं एपीग्राफी, 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 एपीग्राफी। तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीग्राफी। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये गुप्त वंश से संबंधित है। किस वंश से? गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश में भी कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी समुद्र गुप्त से संबंधित है, समुद्र गुप्त से संबंधित है। और समुद्र गुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन, हरिसेन वही इसको लिखे हैं। तब प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्र गुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। और हरिसेन इसमें समुद्र गुप्त के जो भी मतलब उनके द्वारा कार्य किया गया था, जो भी युद्ध किया गया था उसका वर्णन मिलता है। और समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्र गुप्त को। समुद्र गुप्त किसका उत्तराधिकारी थे? तो गुप्त वंश का उत्तराधिकारी, ये कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी थे। और ये कुमार गुप्त कोई और नहीं था, ये कुमार गुप्त वही कुमार गुप्त है जो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है किसे? तो गुप्त को। गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश का संस्थापक गुप्त को एक ये माना जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा सवाल क्या बन जाता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में। तो यहाँ पे कौन कौन सा वो हम बता देते हैं। पहला है आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, टीआर, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। नागरहोल, नागरहोल, नागरहोल टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व है। मुद्दुमलाई, 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 मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है। उसके बाद बन्नेर घट्टा है। कौन घट्टा? बन्नेर घट्टा, बनेर, बनेर घट्टा, बनेर घट्टा है। तो यहाँ पे इतना कुछ खास है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का है कर्नाटक में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व वही हुआ, कहाँ पे? कर्नाटक में है। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में है। बनेर घट्टा टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में है। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में ही है। तो इतना चीज कर्नाटक से इतना राष्ट्रीय उद्यान आप लोग याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन, कौन सा है? साउथ बटन है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क, यानी सबसे छोटा नेशनल पार्क है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस है जो कि लेह लद्दाख में पड़ता है। और साउथ बटन अंडमान निकोबार में पड़ता है। चलिए 9वां नंबर सवाल देख लेते हैं हम लोग। 9वां नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि इंसुलिन का खोज किसने किया था? तो इंसुलिन का जो खोज किया, बताइए आपका इंसुलिन अगर ठीक रहेगा तबे ना आप अच्छा एक प्लेयर बनिएगा, तबे ना आप अच्छा बेस्ट बैटिंग कीजिएगा। तो इंसुलिन का खोज किए थे बेस्ट बैटिंग, कौन?
बेस्ट बेटिंग किए थे। इंसुलिन का खोज, बेस्ट बेटिंग। इंसुलिन एक क्या है? तो ये एक हार्मोन है। ये क्या है? हार्मोन है, जो कहाँ से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि उन ग्रंथियों को कहते हैं जो डायरेक्ट किसी भी हार्मोन को लेकर रक्त में इंजेक्ट करते हैं, मतलब डायरेक्ट रक्त में पहुंचा देते हैं, उसको कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। और अग्नाशय ग्रंथि जो है, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय ग्रंथि। और अग्नाशय ग्रंथि के अंदर लैरिंगहैंस की पट्टियां पाई जाती है, उसी के अंदर बीटा सेल होता है, और इसी बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और इंसुलिन का हमारे शरीर में काम क्या है? तो बॉडी में जो रक्त में जो ग्लूकोज प्रवाह हो रहा है ना, उसकी मात्रा को बैलेंस करके रखना, यानी रक्त में शर्करा की मात्रा को बैलेंस करके रखने का काम कौन करता है? इंसुलिन। इंसुलिन ठीक रहेगा तो बेस्ट बेटिंग करेंगे, तो इंसुलिन का खोज बेस्ट बेटिंग वैज्ञानिक। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय के लैरिंगस की द्विपट्टिका बीटा कोशिका से निकलती है। और इंसुलिन का काम है शरीर में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर की ओर हम लोग देख लेते हैं। 10वां नंबर सवाल क्या कहता है कि बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बजट शब्द में शब्द का ये शाब्दिक अर्थ क्या है सर? बजट का मतलब क्या होता है? इसका आंसर सर हम नहीं बताएंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको पता होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।